सत्ता की शुरुआत करते हैं और पहले मेसी वाला वो मिस मैनेजमेंट जिस पर बंगाल में सियासत की फ्री किक लगाई जा रही है। हम लोग देखने आए थे मेसी को, देखे इधर के बड़े-बड़े नेता। He should be arrested. This is a criminal offense. कैसे देखूंगा, इतना पैसा खर्च कर गया है। কমপ্লিটলি মিসম্যানেজমেন্ট। আমরা খরচা করে ব্যবসা লোকসান করে বাচ্চা নিয়ে এসেছি, এর এরকম সিস্টেম করেছে আমরা এক চোখ দেখতে পারিনি। दिल्ली हैदराबाद मुंबई में ये सब आप कर पाएंगे तो कलकत्ता में ये कर पाए आप, दिल्ली मुंबई में नहीं कर पाएंगे, वहाँ का लोग फाटा देगा आपको। अभी आपने जो तस्वीरें देखी आज उनकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है, क्योंकि बंगाल के कोलकाता में आज जो हुआ है उसे देश की छवि पर दाग बताया जा रहा है। स्टार फुटबॉलर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल रात वो कोलकाता पहुंचे। आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनका एक इवेंट था। इसके लिए लोगों से भारी भरकम पैसे वसूले गए थे। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 तो किसी ने 25,000 में टिकट खरीदा, लेकिन बदले में लोगों को मेसी की झलक तक नहीं दिखी और इसके बाद मेसी इवेंट मिस मैनेजमेंट में बदल गया। बंगाल ऐसा राज्य है जहां फुटबॉल फीवर जबरदस्त है, इसीलिए कोलकाता में मेसी को देखने के लिए लोग रात भर से लाइन में लगे थे। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने और आयोजकों ने इवेंट को ऐसे हाईजैक किया कि अव्यवस्था के इस गोल पर लोगों ने गुस्से की फ्री किक लगा दी, कुर्सियां तोड़ दी, स्टेडियम में आग लगा दी, बोतलें फेंकना शुरू कर दिया और इवेंट बीच में ही खत्म करना पड़ा। लेकिन पहले समझिए कि आखिर बवाल का पहला बीज कहां से पड़ा और शुरुआत कैसे हुई। कार्यक्रम के अनुसार मेसी को स्टेडियम में 45 मिनट रुकना था, लेकिन वो 15 मिनट में ही निकल गए। इतने समय में भी लियोनेल मेसी लगभग पूरे वक्त वीआईपी लोगों से ही घिरे रहे। आयोजकों में मौजूद लोग, बड़े सितारे और मंत्रियों के रिश्तेदार मेसी के साथ फोटो शूट कराते रहे और जो लोग हजारों का टिकट खर्च करके मेसी की एक झलक का इंतजार कर रहे थे वो तरस गए। उन्हें मेसी दिखे ही नहीं। जब लियोनेल मेसी स्टेडियम में 15 मिनट में ही निकल गए तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया और फिर ऐसी तोड़फोड़ हुई कि थोड़ी देर में स्टेडियम की तस्वीर ही बदल गई। सबसे पहले हम आपको इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, हंगामे की वो तस्वीरें जो लाइव TV9 भारतवर्ष के कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। यहाँ पे मेसी आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे लोग ग्राउंड छोड़ रहे हैं और यहाँ पे तोड़फोड़ किया जा रहा है। देखिए चेयर यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया है। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि मेसी यहाँ पे बस 10 मिनट थे, जितने सारे चेयर थे उसको तोड़फोड़ किया गया। पूरा ग्राउंड के जिस तरफ मुख्यमंत्री आने वाले थे, शाहरुख खान आने वाले थे, उस जगह को तहस नहस कर दिया गया। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप देख सकते हैं। अभी मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो गेट है, ये पूरा गेट तोड़ दिया। जो फैन लोगों का गुस्सा है, गुस्सा जायज है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से उन लोगों ने इंतजार किया था लेकिन मेसी को नहीं देख पाए, इसीलिए ये देख सकते हैं ये गेट लोहा से बनी हुई है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को बोलूंगा एक बार जूम करके दिखाने के लिए। ये लोहा के बना हुआ ये गेट था जिसमें पूरा का पूरा फ्लेक्स लगा हुआ था। पूरा गेट उन लोगों ने पूरा तोड़ दिया, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि जब से उन लोग सुबह से आके इंतजार कर रहे थे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, लेकिन कोई भी मेसी को नहीं देख पाया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के फैंस के साथ जो नाइंसाफी हुई उससे लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि मेसी स्टेडियम में मौजूद तो थे, लेकिन उन्हें वीआईपी लोगों ने इस तरह से घेर कर रखा था कि उन्हें कोई देख भी नहीं सका। लोगों का कहना है कि मेसी का प्रोग्राम नेताओं और सितारों तक ही सीमित था।
सवाल यह है कि अगर नेताओं और स्टार्स को ही मिलना था तो फैंस को बुलाया क्यों गया? 25-25 हजार के टिकट लिए लेकिन मेसी की झलक तक नहीं दिखी। लोग महीनों से इस इवेंट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इस मिसमैनेजमेंट पर लोगों में बहुत गुस्सा है। लोगों का कहना है कि कोलकाता के स्टेडियम में इवेंट नहीं बल्कि स्कैम हुआ है। वैसे इसके लिए पुलिस ने इवेंट के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि आयोजकों का पैसा भी लौटा दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर लोगों से माफी मांगी है और एक्शन का भरोसा दिया है। लेकिन सवाल टीएमसी के खेल मंत्री पर है। पहले लोगों का गुस्सा देखिए, फिर इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। आप लोगों ने मेसी को देखा? एक बार भी एक चीज भी नहीं देख पाए, जल्दी ले चले गए, एक चीज भी नहीं देख पाए हम लोग। क्या किया पता नहीं। बोला था पेनल्टी शूट आउट होगा, नहीं हुआ। चिल्ड्रन के साथ कुछ गेम वगैरह हुआ, वो भी नहीं हुआ। पूरा पुलिस पूरा रिस्पॉन्सिबल है। मेसी कब आया, मेसी कब गया, यही तो हम लोग समझ नहीं पाए। मैदान में अरूप विश्वास खाली तस्वीर खिंचाया है, कोई आम आदमी कुछ नहीं देख पाया। मेरा यही गलती थी, लाठी पकड़ा, फिर हाथ में मारा, मेरे पीठ में मारा और फिर मारकर हंस रहा था, वो मुस्कुरा था वो पुलिस। एक बार भी एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा। आरोप विश्वास देख लिया ना, हम खुश है। आरोप विश्वास का भाईजी देख लिया ना, हम खुश है। बस हम लोग पैसा दिए थे उन लोगों को प्राइवेट पार्टी कराने के लिए। नॉट वर्थ फॉर मनी। द मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। ऐसा होना चाहिए, उनको घेर के ही सब रखे हुए थे। कौन घेर के रखा हुआ? वहाँ पे जो मैनेजमेंट था, वर्स्ट मैनेजमेंट था। अब तो कोई भी प्लेयर कोलकाता में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि कुछ क्या होता है कि कोई रहेगा या सामने रहेगा तब ना सब रहेगा। कुछ नहीं हुआ, सब सिर्फ उनके जो लोग थे, उनके जो पॉलिटिकल उसमें जो लोग थे, सिर्फ वही थे। कितना रुपया का टिकट खरीदा था? हमने खरीदा 14,000 के टिकट। 14,000 का? आपने कितने रुपया का टिकट? 14,000 अच्छा, एक बार भी मेसी को देख पाए? नहीं देख पाए। मैनेजमेंट का ये इतना गंदा मैनेजमेंट था इन लोगों का कि मैनेजमेंट संभाल ही नहीं पाया। पूरा मैनेजमेंट का ही इंसान तो पूरा घेर के रखा हुआ था। भैया ये देखिए ये 16,000 रुपए हम लोग ने दिए हैं। 16,500 की टिकट। जाते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया, 3 रो रिजर्व करके बैठा है। इतना मतलब इतना घिरा हुआ था मेसी कि 4-5 मतलब ऑलमोस्ट 1000 लोग जो थे। तो कौन थे वो लोग? कौन थे? फैंस तो नहीं थे? फैंस नहीं थे, जो मतलब पर्सनल पास लेके वो फील्ड में खड़े हुए थे। वो लोग घिरे हुए थे। हाँ। आप लोग नहीं देख पाए? एकदम नहीं। वैसे कोलकाता के लोगों को गुस्सा कितना भी हो, लेकिन कोलकाता के स्टेडियम में जो हुआ उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बवाल करने वाले लोगों के खिलाफ भी सवालों की फ्री किक लग रही है। सवाल है कि मेसी को ना देखने पर उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन क्या इससे उन्हें तोड़फोड़ करने का लाइसेंस मिल जाता है? जो लोग मेसी का दीदार न हो पाने से गुस्सा हैं, उन्हें बवाल करने, आग लगाने और बोतलें फेंकने का लाइसेंस किसने दिया? सवाल यह है कि मेसी एक इंटरनेशनल स्टार हैं। ऐसे में क्या इस हंगामे और बवाल से भारत की छवि पर दाग नहीं लगा? जो बोतल फेंकी गई, आग लगाई गई और कुर्सियां तोड़ी गई, क्या उससे इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं हुई? हैरानी की बात तो यह है कि जब लोग स्टेडियम में बवाल कर रहे थे तो वहां मौजूद सिक्योरिटी उन्हें रोकने में नाकाम रही, लेकिन हमारे संवाददाता को रिपोर्टिंग से रोका गया। जो बवाल हुआ उसकी तस्वीरें रिकॉर्ड करने पर डर दिखाया गया। एक ट्रेलर आप उसका भी देखिए। जहां पे मैं खड़ा हूं, यहीं पे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय और लियोनेल मेसी बैठने वाले थे। आप देख सकते हैं यही वो टेंट है जिसको तोड़फोड़ किया गया और यही वो जगह है जहां पे वो बैठने वाले थे, शाहरुख खान के आने वाले थे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया। यहाँ पे पुलिस हमारे साथ है, आप देख सकते हैं पुलिस हमको यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स है। हाथ देवें ना, कैमरा हाथ देवें ना, अपनी कैमरा हाथ दीचन क्या ना, अपनी कैमरा हाथ देवें ना, क्या अपनी कैमरा हाथ देवें ना कर रहा है। पुलिस यहाँ के बंद करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया, सारे मीडिया यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे बंद करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे मैडम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है और हमें यहाँ पे निकलने की कोशिश किया जाए। आखिरकार क्या छुपाने की कोशिश किया जा रहा है? सवाल ये है, इतनी बड़ी ग्राउंड है, इतनी बड़ी घटना घटी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हम लोगों को रोका जा रहा है और हमारे के यहाँ पे काम करने से मना कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यही वो सिचुएशन है, ये पूरा घटना घटी है, लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, इसको लेके सवाल है।
और अब कुछ ऐसी तस्वीरें देखिएगा जो लोगों को गुस्से की असली वजह बन गई और इसका केंद्र बने इस हंगामे पर दुख जाहिर करने वाली ममता बनर्जी के खेल मंत्री अरूप विश्वास। आरोप है कि टीएमसी के मंत्री अरूप विश्वास मेसी के साथ फोटोशूट कराने में ऐसा व्यस्त हुए कि सब कुछ भूल गए। खेल मंत्री मेसी के संग घूमते रहे, रील बनवाते रहे, सेल्फियां लेते रहे और सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री और नेताओं के रिश्तेदारों की भी मेसी के साथ फोटोशूट कराने की ऐसी ही लाइन लगी थी कि जनता का नंबर आया ही नहीं। इसीलिए बीजेपी इसे ममता बनर्जी का मिसमैनेजमेंट बता रही है। आरोप है कि टीएमसी के खेल मंत्री ने मेसी के इवेंट को पूरी तरह हाईजैक कर लिया। जितनी भी देर मेसी स्टेडियम में मौजूद थे, उनके साथ मंत्री जी का फोटोशूट चलता रहा। खेल मंत्री और उनके साथ मौजूद लोगों ने ही लियोनेल मेसी को घेर कर रखा था। मेसी के चारों ओर खेल मंत्री और उनकी इतनी सुरक्षा थी जिससे बाहर मेसी निकल ही नहीं सके। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में मेसी का जो मेस हुआ उसकी प्रायोजक ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है, तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। सीएम मैडम तो मेसी को सॉरी बोल के पोस्ट किया है। एक कमिटी रिटायर्ड जज के लीडरशिप में कमिटी कर दिया है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग जय श्री राम, ये क्या प्री प्लान था कुछ लोगों का। एक मिसमैनेजमेंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर से हुआ है उसका मिसयूज करके बहुत बड़ा वैंडलिज्म का ये क्या मौका उन लोग का ये प्लानिंग था। ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, ये घटना उसका प्रमाण है। नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है। जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है he has been arrested. The entire responsibility or the gross responsibility for this rests with the organizer, but government also, the police in particular, even the CM, who is also the Home Minister, had returned without reaching the place. It shows the police have failed the people of Bengal. पश्चिम बंगाल का बेशर्मी वाला वीडियो शूट आपने देखा। सत्ता में आगे बढ़ते हैं ईरान से आए एक वीडियो के साथ जिसमें मजहबी शोले हैं, कट्टरता वाली चिंगारियां हैं, महिला विरोधी सोच है, हिजाब वाली रूढ़िवादी मानसिकता है। इस तस्वीर में दिख रही महिला का नाम नरगिस मोहम्मदी है। ईरान में ये चर्चित नाम है। 53 वर्ष की नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इससे भी बड़ी बात, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, लेकिन अपने ही देश में वो वहां की कट्टर नीतियों की शिकार हो गई हैं। इसकी वजह भी इस वीडियो में छिपी है। कहानी यह है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो अपनी एक सभा में बिना हिजाब पहने भाषण दे रही थी। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, उन्होंने हिजाब नहीं पहना है, हाथ में माइक लिए लोगों को संबोधित कर रही है। यही बात ईरान की पूरी व्यवस्था को खटक गई और ईरान के सुरक्षा बल फुल एक्शन में आ गए। नरगिस के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी भी की थी, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया, कई लोगों के साथ मारपीट भी की। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि नरगिस मोहम्मदी को कहां रखा गया है। नोबेल कमेटी ने भी नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता जताई है। आपको बता दें कि नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 में ईरान में महिलाओं पर हो रहे दमन के खिलाफ संघर्ष और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ये कहा जा रहा है कि आज की तारीख में इस गिरफ्तारी के बाद ईरान को कट्टरता का इनाम देना चाहिए। ईरान की कट्टरवादी सत्ता की आंखों में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी हमेशा से खटकती रही हैं। नरगिस मोहम्मदी महिलाओं पर हो रहे दमन के खिलाफ संघर्ष करती रही हैं। इसकी सजा भी उन्हें मिलती रही है। वो लंबे समय से ईरान में मौत की सजा, जबरन हिजाब और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। इसी वजह से नवंबर 2021 में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त नरगिस मोहम्मदी को तेहरान की कुख्यात एवन जेल में रखा गया था। जेल में रहते हुए उनकी सेहत भी कई बार बिगड़ी। वर्ष 2022 में तो उनकी आपात सर्जरी भी करनी पड़ी थी। इस बार भी वो ईरान की सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही थी। ईरान के मशहद शहर में एक्टिविस्ट खुसरो अली कोर्दगी की एक शोक सभा में शामिल हुई थी, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया।
दरअसल ईरान के एक्टिविस्ट अली कोर्दी पिछले हफ्ते ही अपने दफ्तर में मृत पाए गए थे। ईरानी अधिकारियों ने उनकी मौत को दिल का दौरा बताया है, लेकिन इस पर शक जताया जा रहा है। इसी के विरोध में नरगिस मोहम्मदी बिना हिजाब के भाषण दे रही थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईरान में हिजाब को लेकर जब इतना कुछ हो ही रहा है तो आपको वहां हिजाब के इतिहास की जानकारी भी आइए दे देते हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला खोमेनी ने महिलाओं के लिए इस्लामिक ड्रेस कोड लागू करना शुरू किया था। 1983 में यह कानून बना, जिसमें सार्वजनिक जगह पर हिजाब न पहनने पर सजा का प्रावधान किया गया। हिजाब न पहनने पर जुर्माना, जेल भेजना, कोड़े मारने जैसी कठोर सजा दी जाती है। ईरान में यह कानून सभी महिलाओं पर लागू होता है। राजनीतिक सत्ता से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी है, जिसके नए अध्यक्ष के नाम का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। संभावित नामों वाला सारा संशय दूर हो चुका है। यह तय हो गया है कि यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे। हालांकि अभी भी इसका आधिकारिक ऐलान बाकी है। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना था, जिसके लिए सिर्फ पंकज चौधरी ने नामांकन किया। बीजेपी में सर्वसम्मति से चुनाव की परंपरा को जारी रखते हुए किसी दूसरे नेता ने नामांकन नहीं किया, जिसके बाद पंकज चौधरी का निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना तय हो गया है। हालांकि इसका ऐलान कल चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 10 नेताओं ने पंकज चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। पंकज चौधरी की गिनती पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में होती है। वो फिलहाल केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने पार्षद चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर शुरू किया था, फिर गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रहे। 1991 में पहली बार सांसद बने, जिसके बाद से महाराजगंज सीट से 7 बार सांसद चुने गए। 2021 में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। वो ओबीसी के कुर्मी वर्ग से आते हैं और पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। पंकज चौधरी को कमान देने से पूर्वांचल में पार्टी को काफी फायदा हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोट बैंक का नुकसान हुआ था। 2019 के मुकाबले बीजेपी को कम ओबीसी वोट मिले। बीजेपी को मिलने वाला कुर्मी कोयरी वोट बैंक भी घटकर 80 से 61% रह गया। अब कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाकर इस समीकरण को साधने की कोशिश है। 2024 में समाजवादी पार्टी ने 12 कुर्मी नेताओं को टिकट दिया, जिनमें से 7 जीत गए। बीजेपी के टिकट पर लड़े 5 कुर्मी उम्मीदवारों में से 3 जीत पाए थे। वैसे यूपी बीजेपी में इससे पहले 3 बार कुर्मी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा के दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी समुदाय से हैं। अब ये तो भैया पर्चा दाखिला हुआ है, 5 सेट में पर्चा दाखिला हुआ है और अभी स्क्रूटनिंग चल रही है और स्क्रूटनिंग के बाद जब कल घोषणा होगा तब मैं आगे और कुछ बताऊंगा आपको। एक नामांकन हुआ है, माननीय पंकज चौधरी जी का सिंगल नामांकन हुआ है। एक ही नाम है तो लगभग कल, लेकिन घोषणा कल करेंगे। की प्रक्रिया बाकी प्रक्रिया कल दोपहर को होगी। सत्ता में आप बात करते हैं केरल निकाय चुनाव की। वैसे तो ये चुनाव स्थानीय है, लेकिन इसके नतीजों की चर्चा देशव्यापी हो रही है। वहां सत्ता बदलने वाले रुझान आने लगे हैं। इसे आप 4 बड़ी बातों से समझिए। पहली और सबसे अहम बात यह है कि जहां से कांग्रेस नेता शशि थरूर सांसद हैं, उस क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। मतलब यह कि तिरुवनंतपुरम में कमल खिला है। इस नतीजे में कई संकेत हैं, समीकरण हैं, संदेश भी हैं। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को बढ़त मिली है। इसका मतलब तीसरी बड़ी बात में छिपा है। लेफ्ट वाले सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन को नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, हर जगह एलडीएफ दूसरे नंबर पर है। चौथी बड़ी बात यह है कि बीजेपी सांसद सुरेश गोपी के क्षेत्र में पार्टी को नुकसान हुआ है। यह भी स्थानीय चुनाव की एक बहुत अहम बात है। आपको बता दें, यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। इसमें कांग्रेस के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है। वहीं एलडीएफ में सीपीआईएम और सीपीआई बड़ी पार्टी हैं। कई छोटे दल भी इस गठबंधन में हैं। आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है
तिरुवनंतपुरम नगर निगम के नतीजों की, जहां एनडीए को बड़ी कामयाबी मिली है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 पर एनडीए को जीत मिली है, जहां पिछले 45 वर्ष से एलडीएफ का कब्जा रहा है। इस बार एलडीएफ 29 और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ 19 वार्ड में विजयी रहा। नोट करने वाली बात यह है कि यहां से कांग्रेस के नेता शशि थरूर सांसद हैं, जिनकी कांग्रेस से दूरी की इन दिनों चर्चा भी है। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने केरल में इस जीत पर क्या कहा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि केरल के उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने राज्य में लोकल बॉडी चुनावों में बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुका है। केरल के लोग एनडीए को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं, जो अच्छा शासन दे सकता है और सभी के लिए अवसरों के साथ एक विकसित केरल बना सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की बधाई की चर्चा भी आज खूब हो रही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए इशारों ही इशारों में संदेश दिए हैं। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा कि यूडीएफ गठबंधन को जीत की बधाई। ये जनादेश स्पष्ट है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ दिख रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि वो तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करते हैं। शहर के कॉरपोरेशन में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर विनम्र बधाई। ये एक मजबूत प्रदर्शन है जो राजनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। अब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है। Problem with CPM didn't well at all because heavy anti-incumbency that corporation was there and the completely CPM. Then generally their policies are nowadays they are completely supporting centers. Therefore, I think their cadre voted for BJP. Some of the seats. That is why this result came. लोकल इशू ये लोकल इलेक्शन में लोकल इशू मेजर होता है, इलाका का रास्ता ये छोटे मोटा बात, मगर असेंबली इलेक्शन हम समझता है हम इसको मैनेज कर लेंगे। कि सपना देखने दो केरल में, और बहुत दिन से सपना देख रहे हैं केरल को कब्जा करने के लिए, इसलिए कोशिश है कि किसी तरह बीजेपी के एक बार केरल में क्षमता में जाना, मगर रोज का सपना ही रह जाएगा। कल सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के मन में एक प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा कि केरल के स्थानीय चुनाव से बड़े संदेश क्या हैं? कैसे इन नतीजों ने परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं? इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि केरल में अब मुकाबला दो तरफा नहीं रहेगा। अब तक कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन सत्ता में बने रहते थे। मुख्य रूप से मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही सीमित रहता था। बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन ने मुकाबले को ट्रायंगल बना दिया है। ऐसा लगता है कि केरल की जनता तीसरे विकल्प पर भी गंभीरता से चर्चा कर रही है। बीजेपी केरल के शहरी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। ऐसे में एलडीएफ को आत्ममंथन की जरूरत पड़ सकती है। अगले वर्ष अप्रैल में केरल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में नतीजे बहुत मायने रखते हैं। केरल के 1199 स्थानीय निकायों के लिए 2 फेज में 9 और 11 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। चुने गए पंचायत सदस्य, नगर पालिका पार्षद, कॉरपोरेशन पार्षद का शपथ ग्रहण 21 दिसंबर को होगा। और अब न्याय की सत्ता की बात करते हैं। आज जिसके केंद्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है। ये फैसला पत्नी को मिलने वाले गुजारे भत्ते से जुड़ा है, जिस फैसले की बहुत चर्चा है। चर्चा इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी अच्छी नौकरी कर रही है तो उसे गुजारा भत्ता पाने का हक नहीं है। हाई कोर्ट ने कामकाजी महिला के पक्ष में सुनाए गए फैमिली कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कहा कि फैमिली कोर्ट में महिला ने खुद के बेरोजगार होने की बात कही थी, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद स्वीकार किया कि वो वेब डिजाइनर है और 36,000 रुपए महीना कमा रही है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 36,000 रुपए महीने की कमाई को कम नहीं माना जा सकता है, खासकर उस परिस्थिति में जब पत्नी पर कोई और जिम्मेदारी नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरी तरफ अपील करने वाले पति पर अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल और दूसरी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। अदालत ने साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को गुजारे भत्ते का अधिकार तो है, लेकिन यह अधिकार तभी है जब पत्नी खुद अपना गुजारा करने में असमर्थ हो।
जो महिला अपना खर्च उठा सकती है उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। इससे पहले जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अहम टिप्पणी की थी, जब मुंबई की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में तलाक के बाद गुजारा भत्ते के लिए याचिका दायर की थी। महिला की मांग थी कि तलाक भत्ते के रूप में उसे एक BMW कार, 12 करोड़ रुपए और मुंबई का एक फ्लैट चाहिए। महिला की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको खुद कमाकर खाना चाहिए। सत्ता में आगे बढ़ते हैं। 1979 में एक हिंदी फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था सुहाग। फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन अपनी चप्पल निकालते हैं और ये कहते हैं, यह है कोल्हापुरी चप्पल, नंबर 9, देखने में 9 और फटके में 100। फिल्म का ये डायलॉग कोल्हापुरी चप्पल की लोकप्रियता का उदाहरण है। खास कारीगरी और हाथों के हुनर की पहचान बनी कोल्हापुरी चप्पल दशकों तक भारत में छाई रही। लेकिन अब कोल्हापुरी चप्पल ग्लोबल हो गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बनी कोल्हापुरी चप्पल अब इटली के सबसे बड़े फैशन हाउस प्राडा के आलिशान शोरूम की शोभा बढ़ाएगी। भारत में सामान्य दुकानों पर 1500 रुपए तक में बिकने वाली कोल्हापुरी चप्पल अब प्राडा के शोरूम में 80 से 85 हजार रुपए में बिकेगी। आप में से बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। इसके लिए प्राडा ने भारत की 2 संस्थाओं के साथ समझौता किया है, जिसके बाद प्राडा भारत में कोल्हापुरी चप्पल बनवाएगी। फरवरी 2026 से प्राडा के शोरूम में इसकी बिक्री शुरू होगी। दुनिया भर में 40 प्राडा स्टोर्स और ऑनलाइन भी इन कोल्हापुरी चप्पलों को बेचा जाएगा। शुरुआती समझौते के मुताबिक प्राडा कोल्हापुरी चप्पल के 2000 जोड़े तैयार करवाएगी, जिसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कारीगर तैयार करेंगे। फिलहाल कीमत निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके 80 से 85 हजार के बीच होने की उम्मीद है। इस समझौते पर इटली इंडिया बिजनेस फोरम 2025 के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिससे कोल्हापुरी चप्पल को ग्लोबल पहचान मिलेगी, कारीगरों को चप्पल की सही कीमत मिलेगी। साथ ही प्राडा की तरफ से कारीगरों को पारंपरिक तरीके के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इटली की कंपनी प्राडा ने समझौते वाला ये कदम उस विवाद के बाद उठाया है जब ब्रांड पर कोल्हापुरी चप्पलों के डिजाइन की नकल करने का आरोप लगा था। असल में जून 2025 में प्राडा के लिए एक रैंप वॉक के दौरान मॉडल्स जो चप्पल पहने हुए नजर आए, वो हूबहू भारत की कोल्हापुरी चप्पल की तरह दिख रही थी, जिसकी कीमत प्राडा कलेक्शन में 1,20,000 रुपए रखी गई थी। प्राडा ने इन चप्पलों को लेदर फुटवेयर बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि उनका मूल भारत में है। कोल्हापुरी चप्पलों की देसी डिजाइन और सांस्कृतिक महत्व का कंपनी ने कोई जिक्र नहीं किया, तो प्राडा पर सांस्कृतिक अपहरण के आरोप लगे। कहा गया कि कंपनी ने बहुत चालाकी से इसे लेदर फुटवेयर बताकर भारत और कोल्हापुर को अलग कर दिया। हमारे एक हेरिटेज को अपने ब्रांड से जोड़कर उसको लाखों रुपए का बना दिया। तब हमने सत्ता में भी इस खबर को प्रमुखता से आपको दिखाया था। कहा था कि असली लग्जरी किसी मजदूर की जीतोड़ मेहनत को उचित सम्मान देने में ही है। विवाद बढ़ा तो प्राडा ने यह मान लिया कि इस डिजाइन की जड़ें भारत में हैं। प्राडा की एक टीम ने कोल्हापुर का दौरा किया, उन कारीगरों और दुकानदारों से मुलाकात की जो ये चप्पल बनाते और बेचते हैं, जिसके बाद अब जाकर आधिकारिक समझौते का ऐलान हुआ। हालांकि समझौते के बाद भी आम कारीगरों के मन में कई सवाल अभी भी हैं। प्राडा ने एक MOU किया जो फैशन के विश्व में कारागिरों की कला की सुरक्षा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कोल्हापुरी चप्पल का नाम एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में, एक फैशन ब्रांड के रूप में अब पूरे विश्व में मशहूर हो गया है। प्राडा की इस विवाद का एक फायदा ये हुआ कि कोल्हापुरी चप्पल की जानकारी पूरे विश्व के सभी फैशन के जानकार क्षेत्रों में हो गई। प्राडा ब्रांड है जो कोल्हापुरी चप्पल को जागतिक लेवल पे ले जाकर बेचने वाला है, जिसकी कॉस्ट उन्होंने 85,000 बताई है। लेकिन अगर कोल्हापुर की लेवल में देखा जाए तो इसका कोल्हापुर के लोकल जो कारागिर रहते हैं उनको क्या इसका बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने जो बताया है कि 85,000 को बेचने का लेने वाले हैं, हमको कैसा पता चलेगा कि अभी मटेरियल क्या यूज़ करने का है, और हमको इतनी जानकारी दी नहीं है कि हमको भी पता चलना चाहिए कि उनकी डिज़ाइन कौन सी है, मटेरियल क्या यूज़ करने का है, और हमसे लेंगे क्या वो अलग से कुछ करने वाले हैं।
आज जिस कोल्हापुरी चप्पल को ग्लोबल पहचान मिलने की इतनी चर्चा है, उसकी खासियत यह है कि ये 100% हाथ से बनी होती है। इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें इस्तेमाल किया गया चमड़ा प्राकृतिक तरीकों से ट्रीट किया जाता है। इस चमड़े को 3 से 6 हफ्तों तक प्राकृतिक तरीके से सब्जी के रंगों से तैयार किया जाता है। उसके बाद कारीगर हाथों से इसे काटते, सिलते और सजाते हैं। एक जोड़ी चप्पल बनाने में 3 से 15 दिन लगते हैं, जिसमें आखिरी चरण में पॉलिशिंग की जाती है। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये गर्मी सोख लेती हैं और पहनने वाले के पैरों को ठंडक देती हैं। ये चप्पलें सपाट, तलवे, टिकाऊपन, आरामदायक डिजाइन और शिल्पकला के लिए भी जानी जाती हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से निकली ये चप्पलें 12वीं और 13वीं शताब्दी की देन है, जब राजा बिज्जल और उनके मंत्री बसवन्ना का शासन था। 13वीं सदी में ये चप्पलें राजा महाराजाओं के पैरों की शान थी। इन चप्पलों को साहू महाराज के काल में शाही दरबार में पहनने के लिए भी डिजाइन किया गया था। इन ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए जुलाई 2019 में कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। अब इसी कोल्हापुरी चप्पल का निर्यात $1 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। I've often wondered why Kolhapuri chappals, with their beautiful intricate designs and handwork, bright colors, comfort and unique way of presentation, should not become a global brand. I am happy that Prada has picked that up. I am happy that we will now be able to offer the Kolhapuri brand, the Kolhapuri designs to the rest of the world. Kolhapuri chappals to be able to do an export of $1 billion from India. आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के दौरान एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो भारतीय सेना के जोश, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता की मिसाल है। आईएमए के पासिंग आउट परेड के बाद 500 से ज्यादा कैडेट भारतीय सेना में कमीशन होकर अधिकारी बने। इस दौरान माहौल गर्व और उत्साह से भरा हुआ था। इसी दौरान यंग ऑफिसर्स ने जोश का साथ पुशअप्स लगाने शुरू किए। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त और भी खास बन गई जब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ शामिल हुए। उन्होंने युवा अधिकारियों के साथ 12 सेकंड में 18 पुशअप लगाए। 61 वर्ष की उम्र में जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये जोश ट्रेंड करने लगा। ये तस्वीरें सिर्फ उत्सव का नहीं बल्कि लीडरशिप बाय एग्जाम्पल का प्रतीक भी बन गई। इन तस्वीरों को एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाजत।